Renegade Immortal, Chapter 566. Hello, welcome back to my channel Books with AR. सोल रिफाइनिंग ट्राइब की मरकजी वादी एक ऐसा इलाका था जो सिर्फ वैंग लिन की मलकियत था। इस वक्त वो वादी के अंदर बैठा था और 13 उसके सामने एक घुटने पर झुका हुआ था। 13 की आंखें जोश से भरी हुई थीं। वैंग लिन को ट्राइब वापस आए 3 दिन हो चुके थे और 13 को उसने स्पेल के जरिए जगाया था। जागने के बाद 13 ने फौरन वैंग लिन को देखा और उसका दिल फौरन जोश से भर गया। वैंग लिन ने 13 से मोटे तौर पर सीखा कि इस 1 साल के दौरान क्या हुआ था। हु पाओ के बारे में बात करने के बाद वैंग लिन ने आह भरी। हु पाओ का डार्क प्रिजन से गायब होना बहुत अजीब था। अपनी पीक लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन सेंस के साथ उसने पूरे शहर को स्कैन किया और हु पाओ का कोई निशान नहीं मिला। हु पाओ ने उस सोल रिफाइनिंग टेक्निक की कल्टीमेशन की थी जो वैंग लिन ने उसे सिखाई थी, इसलिए आखिर में सोल फ्रैगमेंट्स का हतमी कंट्रोल वैंग लिन के पास था। ताहम वैंग लिन हु पाओ के रिफाइन किए गए सोल फ्रैगमेंट्स का कोई निशान नहीं ढूंढ सका। अगर हु पाओ नहीं मरा तो वो जरूर किसी पुरअसरार जगह पर होगा। कोई और वजह नहीं है कि मैं उसे ढूंढ नहीं सकता। वैंग लिन ने कुछ देर सोचा और फिर हु पाओ के मामले को छोड़ दिया। वो पहले ही अपनी पूरी कोशिश कर चुका था। उसने 13 को देखने के लिए अपना सर उठाया। हु पाओ और 13 को एंशंट डीमन सिटी लाने की एक वजह उन्हें आजमाना था। अगर वो दोनों उसके इम्तिहान में कामयाब हो जाते तो वो उन्हें नई टेक्निक सिखाता। हु पाओ के लिए सोल रिफाइनिंग के अलावा सोल एक्सट्रैक्शन भी था। ताहम सोल एक्सट्रैक्शन स्पेल सोल रिफाइनिंग से कहीं ज्यादा मेहनत तलब करता था। अगरचे वैंग लिन ने इसमें तरमीम की थी, लेकिन वो इसे लापरवाही से नहीं सिखाता। जहां तक 13 का ताल्लुक है, 13 को एंशंट गॉड टैक्टिक देने का असली ख्याल फौरन रद्द कर दिया गया था। एंशंट गॉड टैक्टिक ऐसी चीज थी जो वो कभी नहीं सिखा सकता था। ताहम इस 1 साल के दौरान 13 ने वैंग लिन का इम्तिहान शानदार तरीके से पास किया था। वैंग लिन महसूस कर सकता था कि 13 कम से कम कई दहाइयों तक उसके साथ मुकम्मल वफादार रहेगा। प्लैनेट सुजाकू पर वैंग लिन का जायंट डीमन क्लैन के साथ काफ़ी लेन देन था। जब उसने जायंट डीमन क्लैन एंसेस्टर को कत्ल किया था तो उसने जायंट डीमन क्लैन एंसेस्टर का बैग ऑफ होल्डिंग भी हासिल किया था। एंशंट गॉड ब्लड के उस कतरे के अलावा वहाँ कुछ जेड्स भी थे। इन जेड्स में बॉडी कल्टीवेशन मेथड का एक रिकॉर्ड था जिसे 9 कल्टीवेशंस ऑफ द टाइटन कहा जाता था। उस वक्त वैंग लिन ने सिर्फ जल्दी से इसे देखा था और भूल गया था। अब उसने 13 को देखा जब उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और एक सायान जेड उसके हाथ में नमूदार हुआ। वैंग लिन ने अपने डिवाइन सेंस से इसे स्कैन किया और सोचा, यही है। 9 कल्टीवेशंस ऑफ द टाइटन के कुल 9 मरहले थे और ये एक बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक थी। तमाम 9 चांस को याद करने के बाद उसने आखिरी 3 मरहलों को मिटा दिया और उसे 13 की तरफ फेंक दिया। 13 ने जोश से जेड को पकड़ा। वैंग लिन के लिए उसकी शुक्रगुजारी पहले ही नाकाबिले बयान थी। वो जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया, कई बार सजदा किया और कहा, एंसेस्टर, 13 अपनी बाकी जिंदगी सिर्फ आपकी बात सुनेगा। सोल रिफाइनिंग ट्राइब की अच्छी तरह हिफाजत करना, अब जाओ। वैंग लिन ने अपना दाया हाथ हिलाया और हवा के एक नरम झोंके से 13 को वादी से बाहर भेज दिया। वैंग लिन वादी के अंदर अकेला बैठा था। आसमान काली धुंध से ढका हुआ था। ये काली धुंध 1 बिलियन सोल फ्लैग से बनी हुई थी और सोल फ्रैगमेंट्स की परवरिश के लिए इसे इस्तेमाल करने का बेहतरीन असर था। जब मैं एंशिएंट डीमन सिटी में था तो मैंने झंडे को यहाँ छोड़ने में महफूज महसूस किया। ताहम दारुल हुकूमत बहुत दूर है, इसलिए मैं झंडे को यहाँ नहीं छोड़ सकता। वैंग लिन ने आसमान में काली धुंध की तरफ देखा और फिर आंखें बंद करके कल्टीवेशन शुरू कर दी। इस लम्हे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के मगरिब में बहुत दूर स्काई डीमन कंट्री के तकरीबन आधे रास्ते पर एक लामहदूद सहरा था। ये जगह डीमन स्पिरिट लैंड में एक बहुत ही खौफनाक जगह के तौर पर जानी जाती थी। अफवाह है कि बेशुमार साल पहले ये डीमन स्पिरिट लैंड का एक कदीम मैदान जंग था। लाखों किलोमीटर की जमीन लाशों से ढकी हुई थी और जमीन गहरी सुर्ख रंग की थी। सिर्फ एक नज़र किसी के भी दिल को दहलाने के लिए काफ़ी थी। इस कदीम मैदान जंग के बाहर एक ना दिखने वाली रिस्ट्रिक्शन थी जो बाहरी दुनिया से हर चीज़ को काट देती थी। इस लम्हे इस कदीम मैदान जंग में एक नौजवान बैठा था। उसके सामने 100 से ज्यादा छोटे झंडे थे। ये झंडे बिना किसी हवा के हिल रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे।
काली धुंध की एक लकीर उसके जिस्म को घेर लिया और इस काली धुंध की मौजूदगी ने यहाँ सोने वाली बड़ी मिकदार में रूहों को जगा दिया। हर बार जब कोई सोल फ्रैगमेंट जागता, काली गैस की एक शिद्दत भरी लकीर जमीन से निकलती। ये छोटे झंडों में से किसी एक में दाखिल होने से पहले काली धुंध के साथ कुछ चक्कर लगाती। नौजवान से 1000 फीट दूर एक ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन था। इस शख्स ने नौजवान को सर्द मेहरी से देखा और एक इंसेंस स्टिक के वक्त के बाद उसने कहा, ठीक है, खत्म करो। नौजवान ने सर हिलाया, फिर उसके हाथ ने एक सील बनाई और तमाम छोटे झंडों ने एक काली रोशनी छोड़ी और उसके हाथ में आ गिरे। इस लम्हे नौजवान ने अपनी आंखें खोलीं। जिस लम्हे उसने बूढ़े आदमी को देखा, वो फौरन खड़ा हो गया और एहतराम से कहा, हू पाओ, मोहसिन को सलाम करता हूँ। बूढ़े आदमी ने सर हिलाया और कहा, बहुत अच्छे। जब वो वक्त आएगा कि तुम अपनी सोल रिफाइनिंग स्किल के साथ इस कदीम मैदान जंग में आने वाले तमाम सोल फ्रैगमेंट्स को रिफाइन कर सकोगे, तो डीमन स्पिरिट लैंड में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां तुम ना जा सको। हूपाओ का चेहरा जोश से भरा हुआ था जब उसने कहा, ये सब मोहसिन की वजह से है। आपने मेरी जान बचाई, मुझे स्पेल सिखाए और मुझे सोल फ्रैगमेंट्स रिफाइन करने के लिए यहाँ लाए। हूपाओ हमेशा इन चीज़ों को याद रखेगा। बूढ़े आदमी का एक्सप्रेशन अभी भी सर था जब उसने कहा, अगर ये हकीकत ना होती कि तुम्हारा स्पेल अजीब है और ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, तो मैं तुम्हें नहीं बचाता। इसके अलावा तुम्हारा पिछला मास्टर एंशिएंट डीमन सिटी वापस गया, डीमन जनरल के साथ लड़ा और 13 को बचाया। मैं एक कदम देर से पहुंचा। हुपाओ ने पेचीदा एक्सप्रेशन दिखाया और कहा, अगर मैं यहाँ तमाम सोल फ्रैगमेंट्स को रिफाइन कर सका तो सबसे पहला काम मैं इस वैंगलिन को कत्ल करना करूंगा। बूढ़े आदमी ने हुपाओ को देखा और कहा, आखिरकार उसने तुम्हें सोल रिफाइनिंग स्पेल सिखाया था, तुम इस शख्स को कत्ल करने पर क्यों इसरार करते हो? हुपाओ ने तंज करने से पहले कुछ देर सोचा। अगरचे उसने मुझे सोल रिफाइनिंग स्पेल सिखाया, लेकिन उसके खुफिया मकासद थे। अगर वैंगलिन सीमा यान को गुस्सा ना दिलाता तो मुझे डार्क प्रिजन में नहीं फेंका जाता। डार्क प्रिजन में पहले कुछ महीनों में मुझे उम्मीद थी कि वैंगलिन मुझे बचाने आएगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो उम्मीद खत्म हो गई। जब मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, वो कहाँ था? जब मेरे साथ बुरा सलूक किया जा रहा था, वो कहाँ था? आखिर में उसके मुझे बचाने की मेरी सारी तवक्कुआत नफरत में बदल गईं। अगर वो ना होता तो मैं इस हाल में कैसे पहुंचता? खुशकिस्मती से मोहसिन ने मुझे बचा लिया और उस दिन जब मैं बेदार हुआ, मैंने कसम खाई कि मैं कभी दोबारा गुलाम नहीं बनूंगा। बूढ़े आदमी के सर्द चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट की झलक आई और उसने कहा, अच्छा, ऐसा फैसला कुन सोच रखना, कोई हैरानी नहीं कि तुम वो हो जिसने मेरी तवज्जो खींची। फिर बूढ़ा आदमी मुड़ा, एक कदम उठाया और बिना किसी निशान छुड़े गायब हो गया। हुपाओ ने फासले में देखते हुए अपनी मुट्ठी भींची और खुद से बुड़बुड़ाया, 13 बहुत सादा है और वैंगलिन के हाथों धोखा खा रहा है। डार्क प्रिजन में उन महीनों के दौरान मुझे एहसास हुआ कि वैंगलिन मुझे और 13 को काबिले ज़ाया मोहरे समझता है। वैंगलिन, एक दिन जब मैं अपने सोल फ्लैग्स इस्तेमाल करूंगा और करोड़ों सोल फ्रैगमेंट्स छोड़ूंगा, तो मैं तुम्हारा एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे करोड़ों सोल फ्रैगमेंट्स का मुकाबला कैसे करोगे। एक बार जब मैं वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग सप्रेशन मेथड चौथे लेवल तक कर लूंगा, तो मेरे पास लामहदूद डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी होगी। वैंगलिन, सीमायान, बस तुम दोनों इंतजार करो। हुपाओ की आंखों ने घना किलिंग इंटेंस जाहिर किया। इस कदीम मैदान जंग की गहराइयों में एक गहरा काला टावर था। ये टावर दर्जनों फीट लंबा था और इसके गिर्द रोशनी के हल्के थे। ये हल्के ऐसा लगता था कि इसकी तरफ आने वाली तमाम रोशनी को जज्ब कर सकते हैं। फासले से टावर के गिर्द शानो शौकत की हवा लगती थी। काले लिबादे वाले आदमी का साया टावर के बाहर नमूदार हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और टावर में कदम रखा। टावर की चोटी पर वो दोनों घुटनों पर बैठ गया। उसके सामने आर्मर का एक सेट था। ये आर्मर बहुत पुराना लगता था और यकीनन इस दौर का नहीं था। अगर कोई समझदार आंखों वाला इसे देखता तो वो फौरन पहचान लेता कि इस आर्मर के पीछे कुछ गैर मामूली तारीख है। ये अभी भी काफी हद तक सही सलामत था और मुकम्मल तौर पर काला था। इस पर लातादाद नक्शो निगार खुंदे हुए थे और वो सब बादल थे। ये बादल मुकम्मल तौर पर काले थे, जो एक अजीब एहसास देते थे। फासले से आर्मर का ये सेट ऐसा लगता था जैसे कोई कमरे में क्रॉस लेग्ड बैठा हो और एक नाकाबिले मुकावमत शान का एहसास देता था। आर्मर से काली गैस की लहरें निकलकर टावर को भर रही थीं। हेलमेट के अंदर अचानक दो भूतनुमा रोशनी आंखों के जोड़े की तरह नमूदार हुई और इसकी नजर बूढ़े आदमी पर पड़ी। इस लम्हे बाहर की दुनिया हल्की सी लर्जी, जैसे कोई सिलेस्टियल स्पिरिट उतरा हो। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, आपके मातहत ने चेक किया है कि स्काई डीमन कंट्री के डीमन एम्परर स्कॉर्पियो 1000 साल पहले ही आखिरी कदम उठा चुका होता, लेकिन वो जबरदस्ती इसे दबा रहा है। हेलमेट के अंदर भूतनुमा रोशनी चमकी और आर्मर से एक ना दिखाई देने वाली ठंडक निकली। बूढ़े आदमी का जिस्म और जहन लर्जा और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया।
काफी देर बाद भूतनुमा रोशनी बूढ़े आदमी की आंखों पर पड़ी, जैसे कोई पैगाम भेज रही हो। चंद सांसों के वक्त के बाद भूतनुमा रोशनी गायब हो गई और आर्मर वापस नॉर्मल हो गया। आर्मर के गिर्द पुरअसर आवरा भी गायब हो गया। बूढ़े आदमी का पूरा जिस्म पसीने में भीग गया। उसने कहा, जी। इसके बाद वो खड़ा हुआ और एहतराम से टावर की सबसे ऊंची मंजिल छोड़ दी। फिर वो पहली मंजिल पर वापस आया और लोटस पोजीशन में बैठ गया। इस बार वो वाज़ेह तौर पर ज्यादा पुरसुकून था। अगर ये बच्चा हू पाओ बहुत सारे सोल फ्रैगमेंट्स जज्ब कर सकता है, तो सोल रिफाइनिंग टेक्निक के पुरअसर फितरत और मेरी एल्केमी स्किल को मिलाकर उसकी कल्टीवेशन थोड़ी मुद्दत में तेजी से बढ़ सकती है। फिर मैं उसे मास्टर की मोमेंटरी आर्ट की कल्टीवेशन करने के लिए दूंगा, ताकि वो अपनी तमाम लंबी उम्र और सलाहियत को सिर्फ 1 घंटे की ताकत में जमा कर सके, ताकि वो डीमन गार्डियंस में से एक बन सके। ये सोल रिफाइनिंग स्पेल बहुत पुरअसर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई खामी छुपी हुई है। ताहम मास्टर ज्यादा देर तक जाग नहीं सकते, इसलिए मैं इस छोटे से मामले पर उनका वक्त जाया नहीं कर सकता। अगर ये हकीकत ना होती कि हू पाओ ये पुरअसर सोल रिफाइनिंग स्पेल जानता है, तो अपनी अहलियत और रुतबे के साथ वो डीमन गार्डियन बनने के अहल नहीं होता। अगर ये तजुर्बा कामयाब होता है, तो मुझे जाकर उस सोल रिफाइनिंग ट्राइब को चेक करना होगा। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। सोल रिफाइनिंग ट्राइब के अंदरूनी वादी के अंदर वांग लिन ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और रेस्ट्रिक्शंस का एक गोला अचानक बाहर उड़ा। उसने रेस्ट्रिक्शंस के गोले पर एक सील भेजी और फिर वो अचानक फूला और खिलते हुए फूल की तरह खुल गया। अंदर याओ शीशुए लोटस पोजीशन में बैठी थी और उसका चेहरा मौत की तरह जर्द था। उसकी पेशानी पर मौजूद लाइफ सील मुसलसल चमक रहा था। हर बार जब ये चमकता तो ये उसे मरने से बचाने के लिए उसके जिस्म में थोड़ी सी लाइफ फोर्स भेजता। याओ शीशुए ने अपनी आंखें खोलीं और वांग लिन को वहशत से घूरा। वांग लिन के लिए उसकी नफरत लामहदूद थी। वांग लिन ने याओ शीशुए की नज़र को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और पुरसुकून लहजे में कहा, साथी कल्टीवेटर याओ, क्या तुमने पिछली बार की मेरी तजवीज़ पर गौर किया? याओ शीशुए ने अपने दांत भींचे। वो इस रिस्ट्रिक्शन के अंदर वक्त के गुजरने को महसूस नहीं कर सकती थी, जिससे उसके दिल में बेबसी का एहसास पैदा हुआ। अगरचे बाहर सिर्फ 1 साल से कुछ ज्यादा वक्त गुजरा था, लेकिन उसके लिए ये सदियों जैसा लग रहा था। वांग लिन ने याओ शीशुए को देखा और नरमी से कहा, मेरे सब्र की हुदूद है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 3 मौके दूंगा। इस बार तुम दोबारा जवाब ना देने का इंतखाब कर सकती हो, लेकिन अगली बार तीसरी बार होगी। अगर तुम फिर भी जवाब नहीं देना चाहती, तो हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। क्या तुम्हें मेरे बाप के शिकार करने से डर नहीं लगता? याओ शिशुए ने अपनी मुट्ठी भींची। वांग लिन हल्का सा मुस्कुराया और सर हिलाया। मैं डरता हूँ। ब्लड एंसेस्टर की कल्टीवेशन मुझसे कहीं ज्यादा है। अगर वो मेरा शिकार करे, तो मुझे डर है कि मैं अपनी कम कल्टीवेशन के साथ बचने का मौका भी नहीं पाऊंगा। ताहम मुझे इस सूरत हाल में मजबूर किया गया था। अगर तुम मेरे खिलाफ साजिश करती, तो मैं तुम्हारे खिलाफ मंसूबा बनाता। हर चीज का सबब और नतीजा होता है। अगर मैं तुम्हें जाने दूं, तब भी मैं ब्लड एंसेस्टर को नाराज करूंगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें कैद रखूं, तो मेरे पास जिंदा रहने का मौका हो सकता है। याओ शीशुए ने तेजी से कहा, अगर तुम मुझे जाने दो, तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपने बाप को इस बारे में कभी नहीं बताऊंगी और हमारे दरमियान रंजिश खत्म हो जाएगी। वांग लिन ने गौर से याओ शीशुए को देखा और कहा, मुझे तुम पर यकीन नहीं। तुम? याओ शीशुए ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम क्या चाहते हो? वांग लिन ने कहा, मेरे उसूल की पैरवी करो, मेरे सवालों में से किसी एक का जवाब दो और मैं तुम्हें सील करने का वक्त 50 साल कम कर दूंगा। याओ शीशुए ने अपना सर झुका लिया। उसकी आंखों में जद्दोजहद के आसार दिखाई दिए। वांग लिन सब्र से उसे देख रहा था। आधे इंसेंस स्टिक के वक्त के बाद उसने अपना सर उठाया और सर्द महरी से कहा, अगर तुम मुझे सील भी कर दो, मेरे बाप की काबिलियत के साथ वो फिर भी मुझे ढूंढ लेंगे। उस वक्त मैं खुद देखूंगी कि मेरे बाप तुम्हारे जिस्म को तबाह करेंगे, तुम्हारी रूह निकालेंगे और उसे नेदर प्लेस में कैद करेंगे। उस वक्त तुम जानोगे कि जिंदा रहने से मरना बेहतर क्या होता है। वांग लिन ने एक आह भरी और कहा, तुमने अपना दूसरा मौका जाया कर दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम अगली बार की कद्र करोगी। इसके साथ उसकी आंखें रोशन हुई और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। वो याओ शीशुए के सामने पहुंचा, उसका जबड़ा पकड़ा और थोड़ी ताकत से उसका छोटा सा मुंह जबरदस्ती खोल दिया। याओ शीशुए का चेहरा मुकम्मल तौर पर जर्द था।
वो जद्दोजहद करना चाहती थी, लेकिन उसके जिस्म में कोई ताकत नहीं थी। वांग लिन ने एक ऐसी मुस्कुराहट दिखाई जो मुस्कुराहट नहीं थी। जब उसने 2 उंगलियां याओ शीशुए के मुंह में डाली, जब उसने अपना हाथ वापस निकाला, तो उसकी उंगलियों के दरमियान एक सुर्ख सुई थी। तुमने ये सुई बनाने के लिए अपने जिस्म के अंदर मौजूद एसेंस की मामूली मिकदार इस्तेमाल की। अगर काफी वक्त दिया जाए तो तुम शायद वाकई इस सुई को लाइफ सील रोकने के लिए, इस रिस्ट्रिक्शन के अंदर मरने के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। इसके साथ वांग लिन ने सुई को कुचल दिया, जिसके वो सुर्ख धुएं के बादल में बिखर गई। याओ शीशुए का जिस्म लरस गया। वांग लिन के लिए उसकी नजर अब वहशी नहीं कही जा सकती थी। याओ शीशुए ने एक गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में वजाहत का एक नादिर निशान नमूदार हुआ और उसने नरमी से कहा, वांगलिन, अगर कोई दिन ऐसा आया कि मैं फरार हो गई, तो मैं हर जरिया इस्तेमाल करूंगी ताकि तुम्हें इंतहाई जालिमाना तरीके से तकलीफ दे सकूं। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे कोई ना दिखने वाली कुव्वत याओ शीशुए के जिस्म पर काम कर रही थी। ये वांगलिन के लिए उसकी तमाम नफरत को आहिस्ता आहिस्ता जमा कर रही थी और खला को तोड़ने के लिए आहिस्ता आहिस्ता बदल रही थी। वांगलिन हल्का सा मुस्कुराया और कहा, लगता है कि तुम्हारे जिस्म पर बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और हवा के एक नर्म झोंके के साथ याओ शीशुए के कपड़े उड़ गए, उसका पुरकशिश जिस्म जाहिर हो गया। वांगलिन ने एहतियात से उसके जिस्म का मुआयना किया। याओ शीशुए की आंखों में अभी भी वो वजाहत बरकरार थी जो उसके पास पहले थी, लेकिन वांगलिन देख सकता था कि ये गायब होना शुरू हो गई है। वांगलिन की आंखें रोशन हुईं जब उसका दाहिना हाथ आगे बढ़ा और उसके जिस्म पर कई जगहों पर छुआ। हर जगह जहां उसने छुआ, वो याओ शीशुए के लिए एक हसास मकाम था। हर बार जब उसकी उंगली लगती, वो उसके जिस्म में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जर्रा भेजता। याओ शीशुए का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख हो गया और उसकी आंखों में वजाहत गायब हो गई और उसकी जगह लामहदूद जिल्लत और दुश्मनी ने ले ली। याओ शीशुए की बदख्वाही अपनी हद तक पहुंच गई थी और वो दीवानों की तरह चीखी, वांगलिन, तुम कमीने हो, बेशर्म हो। मैं याओ शीशुए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वांगलिन ने राहत की सांस ली। इस याओ शीशु की सलाहियत वाकई हैरानकुन थी। उस लम्हे वो उसके लिए अपनी बेपनाह नफरत को एक किस्म की समझ में बदलने वाली थी। नफरत के जरिए दांव में दाखिल होना, यही वो जगह थी जहां से उसकी आंखों में वो वजाहत आई थी। अगर वो कामयाब हो जाती तो वो उसे सिर्फ लाइफ सील से सील नहीं कर पाता। यही वजह थी कि वांग लिन ने उसके कपड़े उतारे, सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ उसके जिस्म को मुतहर्रिक किया, यहाँ तक कि उसकी आंखों में वजाहत गायब हो गई और उस हालत को तबाह कर दिया जिसमें वो अभी दाखिल हुई थी। वांग लिन ने नरमी से कहा, तुम पर बहुत कम सील्स हैं। उसके हाथ हिले, लातादाद रिस्ट्रिक्शंस बनाए जो याओ शीशियों के जिस्म पर गिरे। वांग लिन के रिस्ट्रिक्शंस ने बेरहमी से उसके हसास मकामात पर एक चक्कर बनाया। नतीजतन पहले जैसी वो तहरीक मुसलसल उसके जिस्म पर हमला करती रहेगी। उसे अपनी वजाहत वापस हासिल करने और पहले जैसी बसीरत रखने से रोकने का यही वाहिद तरीका था। ये सब करने के बाद वांग लिन ने उसकी तरफ इशारा किया और रिस्ट्रिक्शंस जो खुल गए थे फौरन बंद होना शुरू हो गए। वो वापस गोले में बदल गए और वांग लिन ने उसे अपने बैग ऑफ होल्डिंग में रख दिया। ब्लड एंसेस्टर की बेटी एक मसला है। इससे निपटने का वाहिद तरीका उसे सील करने के लिए कोई खुफिया जगह ढूंढना है। ताहम मुझे पहले उससे तमाम राज निकालने होंगे। अगर मेरी कल्टीवेशन असेंडेंट स्टेज तक पहुंच जाती है तो मैं बस सोल सर्च स्पेल इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं अभी इसे इस्तेमाल करूं तो एक छोटी सी गलती उसे मार सकती है और मुस्तकबिल में बहुत से मसले छोड़ सकती है। वक्त गुजरता गया और 2 महीने से ज्यादा वक्त तेजी से गुजर गया। डीमन जनरल के साथ उसके वादे में सिर्फ चंद दिन बाकी थे। इस दिन वांगलिन ओयांग हुआ के साथ वादी से बाहर निकला। वांगलिन ने आहिस्ता से कहा, मेरे जाने के बाद सैकड़ों लोगों को आसपास के कबीलों में भेजो, ख्वाह उनका साइज कुछ भी हो। दूसरे कबीलों में घुलने मिलने के लिए कोई भी जरूरी तरीका इस्तेमाल करो। कबीलों के पास मौजूद मुख्तलिफ याददाश्त मिटाने वाले पोशंस का मुकाबला करने के लिए सोल फ्रैगमेंट्स का इस्तेमाल करो। एक बार अंदर जाने के बाद उन्हें सोल रिफाइनिंग स्पेल सिखाना शुरू करो ताकि ज्यादा लोग उन्हें सीख सकें। जहां तक तफसीलात का ताल्लुक है, मैं तुम्हें उन्हें खुद तरतीब देने दूंगा। ओयांग हुआ ने इकरार में नरमी से जवाब दिया। कुछ देर सोचने के बाद वांगलिन ने एक येट का टुकड़ा निकाला। उसने उसे ओयांग हुआ के हवाले किया और कहा, सोल रिफाइनिंग स्पेल के दरहकीकत 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सोल रिफाइनिंग है और दूसरा हिस्सा सोल एक्सट्रैक्टिंग है। इसे किसी ऐसे शख्स को नहीं सिखाया जा सकता जो कोर डिसाइपल ना हो। इसे अच्छी तरह याद रखना।
ओयांग हुआ ने एक गहरी सांस ली जब उसने एहतियात से येड कबूल किया। इसे पढ़ने के बाद उसने इसे कुचल दिया और संजीदा लहजे में कहा, इंसेस्टर, मैंने इसे याद कर लिया है और इंसेस्टर के अल्फाज नहीं भूलूंगा। ये स्पेल सिर्फ सोल रिफाइनिंग ट्राइब के कोर डिसाइपल्स को सिखाया जाएगा। वांग लिन ने सर हिलाया और उसका हाथ आसमान की तरफ बढ़ा। सोल रिफाइनिंग ट्राइब के ऊपर मौजूद तमाम काली धुंध फौरन उसके हाथ में जमा हो गई और एक 30 फुट लंबा झंडा बनाया। फिर उसने तेजी से उसे अपनी ओरिजिन सोल के साथ निगल लिया। फिर उसने कई आम सोल फ्लैग्स निकाले और उन्हें आसमान में फेंक दिया, जिससे आसमान को ढकने के लिए एक बार फिर काली धुंध बन गई। ये सब करने के बाद वांग लिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और फौरन गायब हो गया। एक आवाज दूर से ओयांग के कानों में आई, जब मैं वापस आऊं तो मुझे उम्मीद है कि ट्राइब के पास 10 लाख से ज्यादा अरकान होंगे। ओयांग ने जमीन पर घुटने टेक दिए और संजीदा आवाज में कहा, मैं एंसेस्टर को मायूस नहीं करूंगा। अगरचे ये अल्फाज वांग लिन के लिए थे, जो अब बहुत दूर था, लेकिन ये खुद से एक वादा ज्यादा था। वांग लिन आसमान में हरकत करता रहा और रोशनी की एक लकीर बनाता हुआ सीधा एंशिएंट डीमन सिटी की तरफ बढ़ा। पता नहीं स्काई डीमन कंट्री के दारुल हुकूमत में किस किस्म के ड्रैगन्स और टाइगर्स छुपे हुए हैं। वहां प्लैनेट टियान युन से भी और लोग होंगे। पता नहीं मैं दारुल हुकूमत के इस सफर में उनमें से किसी से मिलूंगा या नहीं। वहां दालाओ स्वॉर्ड सेक्ट के वो 10 या उससे ज्यादा लोग भी हैं। अगर मैं उनमें से किसी से मिला तो मुझे एक को पकड़ना होगा और उनसे झू यी के ठिकाने के बारे में पूछना होगा। वांग लिन ने सोचा, लेकिन उसकी रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई और वो उफक में गायब हो गया। डीमन जनरल मोली हाई ने सब्ज कमीज पहनी हुई थी। वो एंशिएंट डीमन सिटी के मशरिकी दरवाजे की चोटी पर खड़ा था। उसके पीछे चीफ कमांडर और कमांडर्स थे। मोली हाई ने फासले पर देखा और एक लफ्ज नहीं कहा। काफी देर बाद मोली हाई ने अपनी नजर वापस ली और फिर गौर से एंशिएंट डीमन सिटी को देखने के लिए मुड़ा। एक पल में उसने शहर के मरकज में मलबा देखा। मोली हाई ने सोचा, इस बार जाने के बाद मैं वापस नहीं आऊंगा और कोई दूसरा डीमन जनरल शहर का कंट्रोल संभालेगा, इसलिए उस मलबे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अफसोस की बात है कि 13 को वांग लिन ले गया। मैं अपनी 18 डीमन बॉडी टेक्निक्स में से सिर्फ 17 ही रिफाइन कर सका। ताहम अगर वांग लिन वाकई इस बार मेरी मदद करने की कोशिश करता है तो मुझे यकीन है कि मैं डीमन जनरल कंपटीशन में टॉप 3 में शामिल हो सकता हूँ। फिर मुझे कल्टीवेशन के लिए डीमन टेम्पल में दाखिल होने की अहलियत मिल जाएगी और जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं वाइस चीफ कमांडर इन चीफ होऊंगा। मोली हाई ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें फासले पर मरकूज हो गई और उसने मुस्कुराहट दिखाई। ये शख्स ऐसा है जो अपने वादे से नहीं फिरेगा। मोली हाई हंसा और उसकी आवाज फैल गई, ब्रदर वांग, मैं यहाँ हूँ। वांग लिन मशरकी दरवाजे के ऊपर आसमान में नमूदार हुआ। उसकी नजरों ने ग्रुप को देखा, फिर मोली हाई पर पड़ी। मैंने ब्रदर मो को इंतजार करवाया। वांग लिन मुस्कुराया, कोई मसला नहीं, ये सफर मेरे लिए बहुत अहम है, इसलिए मैं ब्रदर वांग पर इन्हिसार करूंगा। मोली हाई ने एक कदम उठाया और वांग लिन के सामने नमूदार हुआ। वांग लिन हंसा, कोई मसला नहीं। दारुल हुकूमत पहुंचने के लिए 3 ट्रांसफर एराइज लगेंगे, तो ब्रदर वांग चलो। सुर्ख रोशनी की 2 लकीरें एंशिएंट डीमन सिटी के पार और फासले में उड़ गईं, पीछे सिर्फ गरजदार गूंजे छोड़ने हुए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।